नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गुरुवार की रात पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब इंडिगो की फ्लाइट में सवार एक यात्री ने उसके बैग में बम होने की बात कह दी। अधिकारियों ने विमान की जांच शुरू की। बम की खबर झूठी निकलने के बाद एक बार फिर से पटना से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 2126 की बोर्डिंग रोकी गई, जिसके बाद लोगों ने एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया। इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E2126 में बम की अफवाह एक युवक ने फैलाई और बताया जा रहा है कि युवक मानसिक तौर पर बीमार है। रात 8:20 में इंडिगो की फ्लाइट को पटना से उड़ान भरना था। विमान में 134 यात्री उस वक्त सवार थे। किसी ने उसमें बोला कि इसमें बम रखा हुआ है। तो आप लोग अब वापस जा रहे हैं? हाँ, वापस आ रहे हैं। कई बार वापस हो गए, कई बार आए। तो अंदर हुआ क्या हुआ था? अंदर नहीं क्या हंगामा, सिक्योरिटी रीजन का हंगामा नहीं किया। क्या हुआ था सर? कोई पैसेंजर बोला कि इसमें मैंने बम रखा है, इसमें बम है। दैट्स ऑल। उसके बाद फिर फ्लाइट वैसे आप लोग भी जांच की गई? नहीं, वो मैं उतारा गया, उसका चल रहा है। CIS वाले जो देख रहे हैं अपना उसमें। फ्लाइट कितने बजे जाएगी आप लोग की? हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई अभी। क्या बोला था? फ्लाइट में क्या हो गया था अचानक से? वो बोल रहा है कि बम है। अच्छा, कौन सा युवक था? वो एक सरदार जी थे। हाँ। तो क्या बोला उन्होंने अचानक से खड़ा होकर? हाँ, उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास नहीं करवाया था। हाँ। तो उन्होंने कर्मचारी आए, चेक किया, उनसे पूछा, हाँ। भैया आपने बिना बोर्डिंग पास कराए अंदर चले गए। तो मेरे पास बम है, ये है, फलाना दिखा। अचानक से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी लैप्सेस था कुछ। हाँ। उन्होंने एक बार बोर्ड कराया, फिर डिबोर्ड करा दिया। हाँ। फिर 4-5 घंटे खड़ा करा के फिर घर भेज रहे। तो फ्लाइट के अंदर हुआ क्या था? वो कुछ 2-3 लोग मिले थे वहाँ पे, जिन्होंने कुछ बोला था, साउंड किया था। उनको उन्होंने उतारा था फिर। अच्छा, ये जब एक युवक ने जो बोला कि अंदर बम है, तो उसके बाद फ्लाइट के अंदर के माहौल की स्थिति क्या थी? नॉर्मल था, किसी को उन्होंने बताया नहीं, डिबोर्ड करा दिया, सबको उतार दिया। हम लोग फ्लाइट तो पहले डिले थी, उसके बाद हम लोग को बोला गया कि किसी को 2-3 लोगों को डिबोर्ड किया। डिबोर्ड करने के बाद हम लोग को पता चला कि रीचेक करना है, फिर लगेज रिजेक्ट किया। कोई बताया कि कोई लड़का बोला है कि इसमें बम है या कुछ इस तरह का हुआ। फिर फाइनली जाके हम लोग को रीचेक करने के लिए नीचे आए, फिर बोला आधे घंटे के बाद जाएंगे। आधे घंटे के बाद अभी फाइनली जाके कैंसिल कर दिया है और किसी का 9 बजे का फ्लाइट है, किसी का 2 बजे का फ्लाइट है। तो गुरुवार की रात इंडिगो की फ्लाइट में बम मिलने की अफवाह और फ्लाइट कैंसिल होने के बाद रात भर यात्री परेशान नजर आए। काफी कठिनाइयों का सामना यात्रियों को करना पड़ा। हालांकि रात वाले ज्यादातर यात्री सुबह के इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए हैं, लेकिन एयरपोर्ट प्रशासन को लेकर यात्रियों में काफी नाराजगी नजर आई। व्यवस्था सुनिश्चित नहीं ठीक से की गई। विमान के रवाना होने से पहले हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने उन लोगों से बातचीत की। पटना एयरपोर्ट पर देर रात बम होने की अफवाह ने न सिर्फ एयरपोर्ट प्रशासन की नींद उड़ा दी, बल्कि यात्रियों की भी परेशानी बढ़ा दी। तो इस वक्त हमारे साथ कई यात्री हैं जो देर रात कैंसिल होने के बाद फ्लाइट देख सकते हैं। सुबह में अभी फ्लाइट पकड़ेंगे, इंडिगो की फ्लाइट थी, और अभी फिर से जो पैसेंजर रात में नहीं जा सके उनके लिए फ्लाइट अभी यहाँ से रवाना होने वाली है। हम जरा बात करते हैं, कुछ यात्री हैं। कितनी परेशानी बढ़ी आप लोग? बहुत ज्यादा। जो इंडिगो ने हमें सेवा देना चाहिए वो नहीं दिया। रात को ना खाना दिया ना कुछ दिया। हमें अपने पैसों से होटल पकड़ने पड़े, और एक अफवाह की वजह से छोटे छोटे बच्चे थे फ्लाइट में, किसी की मम्मी एडमिट थी, तो उनको भी परेशानी हुई है। क्या लग रहा है ये पूरी तरह से जो है मतलब प्रशासन फेल है, टोटली प्रशासन। कोई व्यवस्था नहीं किया, कोई व्यवस्था नहीं किया। खास करके रहने का कोई व्यवस्था नहीं, खाने का कोई व्यवस्था नहीं। बस जैसे भगा दिया जाता है उस तरह से हम लोगों को रात में भगा दिया। मैं रात में एक होटल में रुका हुआ था, जिसका चार्जेस तो मुझे ही देना पड़ा। नाम हुआ आपका? मेरा सुशील नरोले नाम। बिल्कुल, कुछ और यात्री है, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोग भी थे कल रात में? बिल्कुल, देख सकते हैं ये वही यात्री हैं जो इस वक्त अभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कल रात में एयरपोर्ट पर सभी इंडिगो की फ्लाइट पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन एक बम होने की अफवाह के बाद जो ATC है उसने फ्लाइट को रवाना होने से इनकार कर दिया, और उसके बाद बम निरोधक दस्ता की टीम यहाँ पहुंची थी। घंटों यहाँ पर सघन जांच हुई। जिस युवक ने अफवाह फैलाई थी उसको हिरासत में लिया गया, पूछताछ हुई, लेकिन उसके बाद कहीं से कोई पुष्टि नहीं हुई। बावजूद ATC ने फ्लाइट उड़ान भरने से परमिशन नहीं दिया, और उसके बाद इंडिगो की फ्लाइट जो है कैंसिल कर दी गई। सुबह जो है फ्लाइट यहाँ से अब खुल रही है, उसके बाद जो यात्री हैं देख सकते हैं रवाना हो रहे हैं। तो इस वक्त अभी जांच चल रही है, और जो यात्री हैं अब अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है कि एयरपोर्ट पर एक अफवाह ने इतनी परेशानी बढ़ा रही है, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए।
कितनी मुश्किलें बढ़ जाती है? बहुत सारी मुश्किलें बढ़ जाती है, जिसका पहले से प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम चेंज हो जाता है और काम में विघ्न पड़ जाता है, तो इसके लिए जो है इस तरह की अफवाह से बचना चाहिए। एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी रुकने के लिए? ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं थी एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से। क्या नाम हुआ आपका? महेश। बिल्कुल, देखिए कई ऐसे यात्री हैं जो रात भर एयरपोर्ट पर ही रुके हैं, कई ऐसे यात्री हैं जो होटल में रुके हैं, यानी मुश्किलें बढ़ गई। तो कई का सफर जो है एक तरह से समझिए कि मुश्किल भरा रहा, क्योंकि 12 घंटे बाद जो है एक तरह से समझिए कि अब दिल्ली पहुंचेंगे। वो यात्रा कल रात में थी, लेकिन अब यहां से अब सुबह में यात्रा करनी पड़ रही है। तो निश्चित रूप से एक अफवाह ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी। तो एयरपोर्ट प्रशासन पूरी रात परेशान रहा। हालांकि यात्रियों का आरोप है कि फ्लाइट कैंसिल होने के बाद इंडिगो की तरफ से ना तो खाना पूछा गया, ना एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से रुकने की व्यवस्था कराई गई। नतीजा यात्रियों को पूरी रात परेशान होना पड़ा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर अररिया से, जहां के नेपाल के विराटनगर में आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि एपीएफ ने यूरेनियम जैसे दिखने वाले 2 किलोग्राम रसायन के साथ 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। नेपाल के विराटनगर से यह बरामदगी की गई है। 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नेपाली आर्म्ड पुलिस फोर्स को यह कामयाबी मिली, जहां पर भारत के अररिया से सटा हुआ ये विराटनगर का इलाका नेपाल पुलिस ने फिलहाल जब्त रसायन को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि 2 किलोग्राम संदिग्ध रसायन आखिर है क्या और इसे किस काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला था। वहीं गिरफ्तार 15 लोगों से नेपाली पुलिस सख्ती से इस वक्त पूछताछ करने में भी जुट गई है। बता दें कि नेपाल की करीब 100 किलोमीटर की खुली सीमा अररिया जिले से लगती है, लिहाजा यूरेनियम जैसा प्रतीत होने वाला रसायन अगर जांच में यूरेनियम ही निकलता है तो भारत के लिए यह रेड अलर्ट साबित होगा, क्योंकि खुली सीमा से हर प्रकार की तस्करी होती रहती है। लिहाजा भारतीय खुफिया एजेंसियों की भी इस रसायन की जांच पर नजर होगी। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस से 10 किलोग्राम अफीम को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 10 किलोग्राम से ज्यादा अफीम जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती हुई। अफीम की तस्करी के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी आरोपी बिहार के ही रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रतिबंधित चीजें दीमापुर से हावड़ा लेकर जा रहे थे। सुपौल जिले के माखनपट्टी गांव में वार्ड संख्या 11 में फूड प्वाइजनिंग की वजह से एक ही परिवार के 5 बच्चे बीमार हो गए। परिजनों ने सुपौल सदर अस्पताल में इलाज के लिए बच्चों को भर्ती करवाया। मामला सदर थाना इलाके के माखनपट्टी गांव के वार्ड संख्या 11 के मोहम्मद शब्दर आलम के परिवार का है, जहां पर 5 बच्चे चावल, दाल और आलू की चटनी खाने के बाद बीमार हो जाते हैं। सभी बीमार की हालत खतरे से इस वक्त बाहर बताई जा रही है। खेला के बाद से अपना मम्मी के भेले उनकी मम्मी के से मतलब लैके भागल आबत रहिए तो गामे के डॉक्टर उसियार देलकै तो अस्थिर भए गेलै। आ तकर बाद हम से 4 बजे दे गए, 4 बजे से ऐसा कोई। और बड़ी खबर वैशाली से, जहां सराय रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। 1 महीने पहले ही निर्माण कराया गया था, जहां पर हल्की बारिश में देखिए 4 दीवारी जो है वो गिर जाती है। गुणवत्ता को लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं। 500 फीट लंबी दीवार कैसे हल्की सी बारिश में ही गिर जाती है। हालांकि सुपरवाइजर ने रेलवे के ऊपर सारा का सारा ठीकरा फोड़ दिया है। तो 4 दीवारी जो कि हल्की बारिश में ही धराशायी हो गई। गुणवत्ता को लेकर सवाल लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हालांकि यहां पर सुपरवाइजर का यह कहना है कि रेलवे की तरफ से लापरवाही की गई होगी, कार्य की गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं है। ये कब से काम चालू हो रही है? मतलब चालू ये हुआ तो हो गया, अप्रैल से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बना हुआ कितना दिन हो गया? बना हुआ लगभग 1 महीना हुआ। तो 1 महीना में ही गिर गया इतना घटिया सामान? घटिया नहीं, घटिया कोई भी सामान अगर बनाइएगा उसके लोड के मुताबिक बनाइएगा तब तो होगा।
अगर लोड इस पे 50 केजी, इसके 20 केजी कैपेसिटी है लोड लेने का, अब उसमें 50 केजी लोड दीजिएगा तो संभव है? उसके लिए 50 केजी उसके कैपेसिटी बनाइएगा तब न होगा। ईटा से लेकर सीमेंट तक, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट में एक बिना पिलर के काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें सरकार की क्षति, आम लोगों की क्षति तो निश्चित रूप से है। संजोग कहिए अच्छा कि है, यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं कि बगल में रैक पॉइंट है, और रैक पॉइंट पर सैकड़ों मजदूर काम करने के बाद इधर आके यहाँ पे नाश्ता पानी करते हैं, या बैठते हैं, या घूमते हैं, टहलते हैं सुबह में। जमशेदपुर में सबसे सुरक्षित स्थान गोलमुरी पुलिस लाइन में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई है। यहाँ महिला पुलिस जवान के साथ उसकी 13 साल की बेटी और बुजुर्ग मां का शव बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी प्रभात कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर अब मामले की छानबीन में जुट गए। पुलिस के मुताबिक 2 दिनों से महिला कांस्टेबल घर से बाहर निकली ही नहीं थी और घर बाहर से बंद था। घटनास्थल से कोई हथियार हालांकि बरामद नहीं हुआ है, मगर शरीर पर जिस तरह से चोट के निशान पाए गए हैं उससे हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। हत्या किसने और हत्या के पीछे क्या मकसद रहा, इस दृष्टिकोण से पुलिस की जांच आगे बढ़ती हुई फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की टीम को जांच में जोड़ा गया है। रहते थे, उनका फ्लैट का दरवाजा बाहर से ताला लगा हुआ है और उनके सगे संबंधियों से जब जांच पड़ताल किया गया कहीं से कुछ पता नहीं चला, तो उनके दरवाज़ा को खोल करके वहां जब इंटर किया गया तो पता चला कि तीनों की डेड बॉडी वहां पड़ी हुई है। उसके बाद सभी को सूचना दिया गया है। अब जैसा देख रहे हैं पुलिस की पूरी टीम यहाँ पहुंची हुई है। हम लोग फॉरेंसिक टीम को भी बुलवाए थे, फिंगरप्रिंट की टीम आई हुई है, डॉग स्क्वाड भी आया हुआ है और हमारी पूरी टीम लगी हुई है और सब लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो भी घटना हुई है उसको हम लोग तहकीकात करते हुए जो भी अपराधी इसमें शामिल होंगे और जो घटनाक्रम हुआ है उसकी सत्यता की जांच करते हुए अगर कार्रवाई करेंगे। धनबाद के वासीपुर इलाके में फिर फायरिंग की घटना सामने आई है, जहां बीती रात बाइक सवार अपराधियों ने भूली थाने से कुछ ही कदम की दूरी पर एक कार पर फायरिंग की और आराम से यहां से अपराधी फरार हो गए। गनीमत रही कि गोली कार में सवार लोगों को नहीं लगकर कार के बाहरी हिस्से पर लगी। गोलीबारी में कार सवार गुड़िया खान और उसके पति की जान बाल बाल बची है। गोलीबारी की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के साथ बैंक मोड़ और भूली थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और इस दौरान 3 खोखा बरामद किया गया है। पीड़ित ने फायरिंग का आरोप फहीम खान के बेटे पर लगाते हुए संपत्ति पर कब्जे की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इससे पहले भी गुड़िया खान पर हमला हो चुका है, जिसमें 4 शूटर जेल भेजे गए थे। कितना हम लोग कितना लड़े, यहाँ हमारा इससे थे, यहाँ मारता पीछे तो हम थे मर जाते। उसके बाद मेरा संपत्ति लूट लेता सब। इस सब फहीम खान का बेटा इकबाल खान का षड्यंत्र है। आप लोग खुल के सुन लीजिए। फहीम खान का बेटा इकबाल खान, सोनू खान का भाई जब्बार, सब मिल के ये षड्यंत्र रचा, क्योंकि मेरा करोड़ों का संपत्ति है मारूफगंज में। जाके जांच बैठा लीजिए। हम लोग 2 बहन हैं, हमको मार देगा। मेरी एक बहन छोटी है, वो सीधी है, कुछ नहीं समझ में आता उसको। नवादा में किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। मौसम की बेरुखी से किसान पहले से ही परेशान हैं। अब सरकारी ट्यूबवेल भी उन्हें धोखा दे रहा है। दरअसल अधिकांश ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं और जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने। नवादा में इन दिनों किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ी है। पहले मौसम की बेरुखी के कारण किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि तय समय से बारिश कम होने के कारण किसानों की किसानी सब सर्वाधिक प्रभावित हुई है और यही कारण है कि अभी भी खेत जो है सूने पड़े हुए हैं। एक सिंचाई का जो सबसे बड़ा जरिया हुआ करता है वो है ट्यूबवेल, जो आज की स्थिति में पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। ज़िले में एक आंकड़े के अनुसार कुल 193 ट्यूबवेल हैं, जिसमें अधिकांश ट्यूबवेल ही ख़राब हैं और महज कुछ ही ट्यूबवेल जो है जो कार्यरत है, जिससे उनको लाभ मिल पा रहा है। इस वक्त आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्यूबवेल का जो है वो जर्जर अवस्था में है। कोई भी पार्ट इसका काम नहीं कर पा रहा है। ना तो यहाँ ऑपरेटर आते हैं और ना ही इसका लाभ आसपास के ग्रामीणों को मिल पा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या स्थिति है इसका, ये बताइए। इस ट्यूबवेल का कोई 1975 से चालू है, उसके बाद 2017 तक चालू हुआ।
उसके बाद तो बंद उसके बाद ऑपरेटर मर गया, उसके बाद कोई ऑपरेटर नहीं आ सका। अब एक भी दिन नहीं चला? हाँ, एक दिन नहीं चला। पहले क्या इससे लाभ होता था? पहले से लाभ होता, किसान पढ़ाता था, अपना आता था। इसका बहुत स्थिति खराब है। जैसे टेबल पानी चलता था तो थोड़ा किसान को लाभ मिलता था, इसके कारण अभी 2017 से बंद है। 5 साल हो गया, ऑपरेटर भी मर गया, कोई ऑपरेटर भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए बहुत स्थिति बहुत ख़राब है। ट्यूबवेल के सहारे उन्हें सिंचाई में काफ़ी सहूलियत होती थी, मगर ट्यूबवेल के खराब होने के कारण उन्हें यह लाभ नहीं मिल पा रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर गांव में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। करोड़ों के यहाँ पर आबादी जब यहाँ रह रही है तो इस गांव में बंदर फसल को बर्बाद कर दे रहे हैं। गन्ने की फसल के साथ खेत में लगी सब्जियों का ज्यादा नुकसान बंदरों की तरफ से किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि बंदर फसल को नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, उन पर हमला भी कर रहे हैं। इस बारे में स्थानीय प्रशासन के साथ वन विभाग को भी जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 40 एकड़ का जमीन को कतारी गन्ना जो है वो करोड़ गांव में सबको क्षति कर देता है, और उसके बाद सब्जी का खेती है उसको नष्ट कर देता है। उसके बाद उसको हाँकने के लिए जाते हैं तो हमको काट लेता है। समाज में अंधविश्वास का अंधेरा अब भी कायम है। पटना के नौबतपुर में एक शख्स ने पत्नी की मौत के बाद अपनी सौतेली मां को डायन बताकर पिटाई किया, फिर कुल्हाड़ी की वार से उसे मार दिया गया। पिता ने जब रोकना चाहा तो उसे भी कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर देता है। आरोपी बेटा घटना को अंजाम देने के बाद फरार है। पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुटी है। इन लोगों द्वारा बताया कि बद्री मां जी का कहना था कि मेरे माता पिता ही अपने जादू टोना से मेरी पत्नी को मार डाला है। इस बात को अपने माता पिता के पास बद्री मां जी पूछने गया कि तुम मेरे पत्नी को जिंदा कर दो अपने बुनी से। इस बात विचार को लेकर अपने पास रखे धारदार हथियार से वो माता और पिता दोनों को गर्दन के भाग में प्रहार किया, जिससे उसके माता को घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और पिता गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हम आपको राजधानी पटना के एक स्कूल को दिखाते हैं, जहां बारिश की बूंदें बच्चों के भविष्य पर ग्रहण लगा रही हैं, और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि बेपरवाह सिस्टम है, व्यवस्था है। जो व्यवस्था राजधानी में बैठती है, लेकिन इसके बावजूद हालत इस कदर है। पूरी रिपोर्ट देखिए। स्कूल है, ब्लैक बोर्ड है, बेंच है। स्कूल में 1-2 नहीं बल्कि 5-5 टीचर हैं, लेकिन इस स्कूल में गुरुवार को बच्चे नहीं हैं। वजह है बारिश की बूंदें। आप सोच रहे होंगे कि बारिश की बूंदों का बच्चों की मौजूदगी से क्या मतलब। तो पहले राजधानी पटना के राजकीय हिंदी बालक मध्य विद्यालय भंवर पोखर के हालात की ये तस्वीरें देखिए। बारिश में छत से पानी टपकता है, प्लास्टर कभी भी झड़ने को बेताब है। जो छत है उसका जो छज्जा है वो गिरने का हमेशा डर रहता है। अभी भी जर्जर है ये मकान, और देखिए ऊपर जो है प्लास्टर जो है टूट टूट कर गिरता है। कई बार हादसा होते होते इस कमरे में ही बचा है। और तो और आप बाकी देखिए बिजली की क्या व्यवस्था है, यानी जर्जर वायरिंग है, इससे कभी भी शॉर्ट सर्किट हो या फिर करंट लगने की भी घटना हो सकती है। ना बैठने की व्यवस्था है, ना पढ़ाई कराने की व्यवस्था है, ना सामान रखने की व्यवस्था है। अलमीरा की क्या स्थिति है, और जो डॉक्यूमेंट्स यहां पर रखे हुए हैं उसकी हालत आप समझ सकते हैं। रजिस्टर हो या स्कूल के जो कागजात हैं इसी तरह से यूं ही रखे हुए हैं। पटना के इस सरकारी स्कूल में 2-2 कमरे थे, लेकिन एक पिछली बरसात में धंस चुका है, जिसकी मरम्मत इस साल तक नहीं हो पाई है। एक जो बचा है उसमें क्लास 8वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है बच्चों को यहाँ से बस्ता लेकर चलता कर दिया जाता है, मतलब छुट्टी देकर घर भेज दिया जाता है। बच्चे अपने अपने घर चले गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी बरस रहा था, तो पानी गिरता है, छज्जा भी गिरने का डर है। कितना डर लगता है? डर तो लगता है जी, लेकिन पानी आने के बाद ही हम लोग छुट्टी करते हैं, क्योंकि मान लीजिए गिर जाता है तो इससे परेशानी होगी।
अब सवाल उठता है कि व्यवस्था बेपरवाह है तो इसमें बच्चों का क्या कसूर। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर एसएन सिन्हा बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी के पहले वीसी बनाए गए। उन्होंने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी के साथ जीएनएम और एएनएम संस्थान को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी दी गई है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस परिकल्पना के साथ यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है उसे सफल बनाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। देश भर में बिहार तीसरा राज्य है जहां पर हेल्थ यूनिवर्सिटी यानी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। डॉक्टर एसएन सिन्हा वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं। साथ ही डॉक्टर एसएन सिन्हा ने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। तो सीधे बात करते हैं, वाइस चांसलर हमारे साथ हैं। सर, पहले वीसी बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्या सपना होगा आपका? सबसे पहले तो मैं बिहार गवर्नमेंट को, बिहार के चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को धन्यवाद दूंगा कि मुझ में विश्वास किया गया है। और मैं बताता हूं कि हमें अगर विश्वास किया गया है तो मैं पूरी हिम्मत के साथ मेहनत करूंगा और जो नया विश्वविद्यालय बना उसमें को डेवलप करने में, बिहार में मेडिकल शिक्षा को ऊपर ले जाने में, सुधारने में मैं भरपूर मेहनत करूंगा। स्टाफ भी यहाँ पर हैं, आप लोग कितनी खुशी हो रही है? बिहार में आपको चिकित्सा विश्वविद्यालय हो गया। बहुत ही खुशी मुझे हो रही है। मेरे डॉक्टर एसएन सिन्हा सर बिहार यूनिवर्सिटी में पहली बार स्वास्थ्य में आए हुए हैं। इस बात का मुझे बहुत ही गर्व है। खुशी की बात है कि बिहार में पहली बार अपना जो नया खुला है विश्वविद्यालय, उसके हमारे डॉक्टर साहब एसएन सिंह जो हैं अपने कुलपति बनेंगे। जाहिर है सरकार ने हरी झंडी दी, उसके बाद हेल्थ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और पहले वाइस चांसलर बनने का डॉक्टर एसएन सिन्हा को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।